गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वाली क्लास में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। आज हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म त्रिविम समायुक्ता क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा रासायनिक बंध समान होते हैं, लेकिन उनकी जो स्पेस त्रिविम में जो अरेंजमेंट होता है, व्यवस्थाएं होती है, वो हमें डिफरेंट देखने को मिलती है, भिन्न भिन्न होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्यामितीय समायुक्ता, दूसरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समायुक्ता। आज हम ज्यामितीय समायुक्ता के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, और इसके एग्जाम्पल टेट्राहेड्रल के अंदर चतुष्फल के देखने हैं, साथ में स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतुल्य देखने हैं। और वे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, यानी कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर आपको ज्यामितीय समायुक्ता के बारे में बात करनी है। टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें ज्यामितीय समायुक्ता हमें नहीं देखने को मिलती है। कारण क्या है इसका? केंद्रीय परमाणु के चारों और 4 लिगेंड परस्पर एकदम समान दूरी पर होते हैं। वे एक समान बंध कोण का निर्माण करते हैं, इसलिए इनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे NiCl4 माइनस है ना, इसके अंदर जो निकल का संकरण होता है वो sp3 होता है, और इनमें कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखने को मिलता है। दूसरी बात करते हैं हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस वर्ग समतुल्य संकुल, इनमें देखते हैं। ये मेटल है M और A जो कि लिगेंड को बताता है, और यहाँ पर जो चारों लिगेंड है वो चारों एक जैसे हैं। तो इस स्थिति में ये जो लिगेंड है एक ही साइड में जो लगे हुए हैं, अगर सेम है तो वो, और इधर भी सेम है, तो इस स्थिति में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। इसी तरह से एक साइड में अगर ये दूसरे अलग अलग है, लेकिन बाकी के जो ग्रुप हैं वो एक साइड में सेम है, इसलिए ये भी ज्योमेट्रिक समायुक्ता नहीं दर्शाते हैं। ठीक है। A2B2 MA2B2 ये दो प्रकार की समायुक्ता शो कर सकते हैं। एक्सिस यानी कि एक साइड दोनों जो ग्रुप लगे हुए हैं वो सेम ग्रुप एक साइड में है तो वो सिस है, और दोनों ग्रुप एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, A और B अगर विपरीत आ रहे हैं तो उस स्थिति में ये ट्रांस विपक्ष कहलाता है। ओके, और ये इसका एग्जाम्पल है PTNS3 2Cl2, और ये इसके एग्जाम्पल है। MABCD यानी कि जो मेटल के साथ में लिगेंड है वो चारों डिफरेंट साइड टाइप के हैं, और इसको अगर हम इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं तो वो हमें 3 देखने को मिलता है। आपको A को फिक्स कर देना और B देखना है एक, है ना, तो A के साथ B, दूसरा C और D हो जाएगा। इसी तरह A के साथ में C हो जाएगा और फिर B और D हो जाएगा। इसी तरह से A के साथ में D हो जाएगा और B और C। इस तरह से आपको 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलते हैं, और ये इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है। इसी तरह से केस जो बाइडेंटल लिगेंड होते हैं उनमें देखते हैं, और सिमेट्रिकल जो सममित है, जैसे दोनों जो बाइडेंटल लिगेंड है वो एक ही तरह के, जैसे नाइट्रोजन ही वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या फिर ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दोनों तरफ से वो बाइडेंटल लिगेंड होते हैं। ठीक है। तो एथिलीन डाई में यहाँ पर ये सिमेट्रिकल होता है, और इसी तरह से ऑक्सीलेट होता है और उसका ग्रुप ऑक्सीलेटो जो वो भी क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। और डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो DMG-1 ये अनसिमेट्रिकल होता है, असममित होता है, और इसे हम AB से बताते हैं। और ग्लाइसिनेटो ये भी एसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल होता है। MAA2 है ना, यहाँ पर जो बाइडेंटल लिगेंड वो 2 है, और ये AB हो जाएंगे, और ये
कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। यहाँ पर जो ए या ए बी होता है उनको आपको क्या करना है, 90 डिग्री के एंगल पर जोड़ना है। बाइडेंटेट जो लिगेंड होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर जुड़ते हैं। ये 180 के ऊपर जोड़ने पर इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है उसमें मोर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा तनाव होगा, और इस स्थिति में जो वो कंपाउंड होता है वो अनस्टेबल होता है। इसी तरह से नेक्स्ट देखो ए बी, और ये दोनों पास पास में 90 डिग्री के एंगल पर जोड़ रखा है, और ए बी, तो ये भी कोई ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म नहीं देता है। और दूसरा ए बी देखो, तो ये सिस और ट्रांस दोनों दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देते हैं। और इसका जो एग्जांपल है बिस ग्लाइसिनेट प्लेटिनम सेकंड आपको देखने को मिलता है, और ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ए बी और सी डी जो सेंटर मेटल उसके ए बी और सी डी बाइडेंटल लिगेंड है, और ये अलग अलग है, एसिमेट्रिकल है। तो ये ए बी अलग है और सी डी अलग है, और इसी तरह से ए बी की दूसरी तरफ सी और डी बना दिया। देखो ये ऊपर की तरफ डी आ रहा है जबकि यहाँ पर सी आ रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। यहाँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखो एक के साथ में 2, 3 हुआ, 4 हुआ और ये 5, ये सारे के सारे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसी तरह से 6 के साथ में 2, 3, 4 और 5 ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और यहाँ पर और दूसरा 2 और 3 के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, और 3 और 4 के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, और 4 और 5 के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, और 5 और 2 के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होता है। और इस स्थिति में इसको सिस पोजीशन कहोगे। और देखो यहाँ पर 1 और 6 के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, और 3 और 5 के बीच में भी 180 डिग्री का एंगल होगा, और 2 और 4 के बीच में भी 180 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पर ये ट्रांसपोजिशन कहलाती है। और MA6 हुआ, MA5B हुआ, MA3 हुआ, ये जितने भी होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। यहाँ पर इसके एग्जांपल देखो MAA2, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। और यहाँ पर इसका ये जो पोजीशन है, यहाँ पर देखो ये सारे के सारे 90 डिग्री एंगल पर जोड़ रखा है सिस पोजीशन। ये देखो यहाँ पर इसको ट्रांस पोजीशन पर जोड़ रखा है, तो ये ट्रांस है, ठीक है। 180 डिग्री के एंगल पर जोड़ रहे हैं तो वो ट्रांस पोजीशन हो जाएगी, और अगर हम 90 डिग्री के एंगल पर जोड़ रहे हैं तो सिस पोजीशन होती है। इसी तरह से ये देखो 90 डिग्री के एंगल पर एथिलीन डायमंड को जोड़ रखा है तो वो सिस पोजीशन है, और इसी तरह से एक दूसरे के विपरीत इनको जोड़ा हुआ है तो ये ट्रांसपोजिशन होती है। तो यहाँ पर इसकी दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलती है, और ये इसके एग्जांपल है जो आपको ध्यान में रखने हैं। MA3B3, और ये इसके एग्जांपल है। यहाँ पर देखो जब शेष पेज में या शेष या फेस फलकीय आइसोमर क्या होते हैं, यहाँ पर ये देखो ये तीनों जो NO2 ग्रुप होते हैं वो एक ही तरफ है। जब एक ही प्रकार के 3 निकटवर्ती लिगेंड अष्टफलक के फलक के कोनों पर स्थित हो तो इसे हम फलकीय आइसोमेरिज्म कहते हैं। और इसी तरह से एक दूसरे ट्रांस या मर रेखांशिक जो होते हैं, जब ये तीनों लिगेंड अष्टफलक के ध्रुवों पर स्थित होते हैं तो इस स्थिति में इनको हम रेखांशिक कहते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और इसमें हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।